ईरान पे हमला हुआ तो उसके साथ कोई भी देश नहीं खड़ा हुआ। इवन रशिया एंड चाइना भी इस तरीके से नहीं खड़ा हुआ उसके साथ। रशिया से जब पूछा गया कि आप ईरान के साथ क्यों नहीं आए, तो उनका ये कहना था कि ईरान ने कभी इस चीज़ के लिए पूछा ही नहीं। जब जनता ने वहाँ पे आंदोलन करना शुरू किया था, तब से 50,000 ईरानियों को IRGC और ईरान की गवर्नमेंट ने मार डाला। अच्छा, 50,000 लोगों को 2025 में रिवॉल्यूशन हुआ था, वहाँ के लोग कर रहे थे। उस रिवॉल्यूशन को दबाने के लिए लगभग 40 से 50,000 लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए। और यहाँ पे इसीलिए बहुत सारे देशों का, डेमोक्रेटिक देशों का भी दबाव था कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, धर्म के नाम पे ये किया जा रहा है। तुर्की हमेशा लीड करने की कोशिश करता है मुस्लिम वर्ल्ड को। वो चाहता है कि हम मुस्लिम देशों के रहनुमा हो जाएं और उसको लीड कर। क्या आयतुल्ला अली खामनेई साहब को मारना अमेरिका का पर्पस था या वो गलती से मारे गए? सऊदी ईरान का साथ कभी नहीं दे रहा था, क्योंकि सऊदी एक US का अलाई है। एक हुए 1979 में जिन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशन किया और शाह रज़ा पहलवी को टॉपल करके जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई, वो थे आयतुल्ला खुमैनी। अच्छा, कहा जाता है खुमैनी के बेटे हैं आयतुल्ला अली खामनेई। नहीं, खुमैनी जो पहले फर्स्ट खुमैनी हुए सुप्रीम लीडर जो थे 1979 में, तो 10 साल तक वो सत्ता में रहे। और उनकी जब मृत्यु हुई तो इन्होंने उनका जगह ले लिया। हालांकि यहाँ पे इनको इंटरिम लीडर बनाया गया था, ये ध्यान रखने की चीज है। यहाँ पे इनको उनका सक्सेसर नहीं बनाया गया था। ये कहा गया था कि जब तक कोई अगला नहीं बनता है तब तक आप रहेंगे। उन्होंने लास्ट ईयर ही 3 सक्सेसर को चुना है, जिसमें खुमैनी जो फर्स्ट थे उनके ग्रैंडसन भी हैं। ईरान में आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोस वहाँ के लोकल जनता की आ रही है, इंडियंस को मॉक करते हुए कि भाई ईरान के जो लोग हैं वो वहाँ के खुशियां मना रहे हैं। क्योंकि वो चाहते थे कि ये गवर्नमेंट, ये जो इस्लामिक रिजीम है वो हटे और डेमोक्रेटिक रिजीम आए, या फिर एक लिबरल रिजीम। आप एक टर्म यूज कर रहे हैं रिजीम, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप इंडियन आर्मी बोलते हैं ना, तो इंडियन आर्मी की तरह ईरान की एक आर्मी है जिसको आर्तिश कहते हैं, ARTESH। आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन कहीं भी आर्तिश का रोल यहाँ पे नजर नहीं आता है, बिकॉज गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको दबा दिया जाए किसी ना किसी तरीके से। तो IRGC का रोल हमेशा ईरान में बहुत ज्यादा। ऊपर से वो यहाँ के लीडर भी नहीं थे, वो दूसरे जगह के लीडर थे, ईरान के लीडर थे, और उनके लिए हम अपने देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हमारे संविधान की ही बड़प्पन है, कहिए। अच्छा, ईरान ने जिस तरह अली खामनेई के जाने के बाद रिटेलिएट किया है, कुछ देशों पर हमला किया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं इसको स्ट्रैटेजिक एब्सर्डिटी मानता हूँ। एशिया में तो इन्होंने अटैक किया ही, साथ में यूरोपियन देशों में भी अटैक कर दिया कि जो देश मतलब कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो किसी चीज का वेट नहीं करते, वो जाते हैं और उस चीज को अचीव कर लेते हैं फोर्सफुली। सारे देश इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन, वो क्यों इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वो भी पावरफुल हैं। तो वो लोग ऐसे हंसी हंसी में कह दे रहे हैं कि अगर किम जोंग यून होता तो ऐसा ना होता। इस तरह की बातें। मैंने भी वो रील्स देखी और फनी है, बट ये एक मतलब प्रैक्टिकल बात नहीं है कि इंडिया का इस वॉर में या ईरान, इजराइल, USA के बीच क्या फ़ायदा होगा भारत का। इस वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल और ईरान वॉर पे। इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट, जो रिसर्च फेलो भी हैं और हमेशा रक्षा मामलों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर और जियोपॉलिटिक्स पर अपनी राय बेहतरीन तरीके से रखते हैं। आप पृथ्वी सिंह हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अर्णव जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे आपके दर्शकों के बीच मुझे बुलाने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह पूरे दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में, खास तौर से
इजराइल और ईरान के बीच वॉर छिड़ा हुआ है, तो क्या इसको हम वर्ल्ड वॉर 3 का संज्ञा दे सकते हैं या उसका नाम दे सकते हैं? हम इसको वर्ल्ड वॉर 3 बुला सकते हैं? देखिए अर्णव जी, जो अभी का सिचुएशन है पूरी दुनिया भर में जी, उससे हम बिल्कुल ये तो समझ सकते हैं कि कई कॉन्टिनेंट्स पर और इंटरकॉन्टिनेंटल वॉर्स छिड़े हुए हैं। जैसे आप रशिया यूक्रेन का वॉर देख लीजिए, अभी रिसेंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वॉर देख सकते हैं, और साथ में अभी आप देखेंगे इजराइल, यूएस और ईरान के बीच में, ठीक है, इजराइल और यूएस एक साथ हैं और ईरान के बीच में ये एक जॉइंट ऑपरेशंस किए जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, और इसको आप ओपन वॉर की संज्ञा दे सकते हैं। तो मैं वर्ल्ड वॉर तो नहीं कहूँगा, बट ये एक रीजनल वॉर है जो कि फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसकी कद जो है इसका विस्तार होते जा रहा है। अच्छा। अभी आप देखेंगे रिसेंटली कि वेस्ट एशिया में जो ये इलाका है, जो एरिया है जिसमें इजराइल और ईरान आते हैं, उसको वेस्ट एशिया के नाम से जाना जाता है। अच्छा। और यूरोपियंस इसको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। तो ये एशिया से बढ़ के यूरोप में भी अब एक तरीके से बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली 1-2 दिन के हाल ही में जर्मनी और फ्रांस ने भी इसको ज्वाइन करने का एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी। अच्छा, तो ये बताइए कि इसकी शुरुआत क्यों हुई और कब हुई? क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अचानक कैसे हो सकता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, और कैसे मारा जा सकता है अचानक? कुछ लोगों को जिनको हिस्ट्री नहीं पता है, बैकग्राउंड में क्या हुआ है उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसका जो शुरुआत होता है वो अक्टूबर 2023 से होता है, 2023 से। हमास ने, जो कि एक कह सकते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या मिलिटेंट ग्रुप है, तो हमास ने सबसे पहले इजराइल पे अटैक किया, हमास के मिलिटेंट्स ने, और उसके बाद से ही इजराइल ने 2023 से ही शुरू कर दिया, मतलब हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, और जो उनके बैक सपोर्ट में था पहले, मतलब ईरान के नहीं, ईरान का हमास नहीं कह सकते। अच्छा। हमास एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो फिलिस्तीन के लिए लड़ता है, या कह सकते हैं फिलिस्तीन जो गाजा वॉर के नाम से जिसको जाना जा सकता है, गाजा में ये लोग ऑपरेट करते हैं। हाँ, तो ये यहाँ से शुरुआत होती है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि 2024 में ऐसी छुटपुट घटनाएं जारी रहती हैं। फिर 2025 में, जून 2025 में आप देखेंगे कि इजराइल और ईरान के बीच में एक ओपन वॉर छिड़ता है जो कि 12 दिनों तक चलता है। 12 डेज वॉर की संज्ञा भी इसे देते हैं, और ये 12 दिनों तक चलता है। और इजराइल ने इस बीच में ऑपरेशन राइजिंग लायन की एक ऑपरेशन की ईरान के खिलाफ, और उसमें इजराइल ने ईरान के खिलाफ की। और क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप तो ईरान में एक हाउती संगठन है और हिजबुल्ला है, ये सारे एक तरीके से बहुत सारे देशों द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किए जा चुके हैं। और आप देखेंगे कि ये लोग जो है इजराइल के खिलाफ हमेशा एक तरीके से अटैकिंग मोड पे रहते हैं, और इनका मेन मुद्दा ये रहता है कि फिलिस्तीन को लिबरेट करो, और फ्री फिलिस्तीन और पैलेस्टाइन, और इन्हीं सबसे रिलेटेड मुद्दा रहता है। आप देखेंगे जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया काफ़ी वॉलेटाइल एरिया है। यहाँ पे मेनली इस्लामिक स्टेट्स हैं, सॉरी इस्लामिक जो नेशंस हैं, और यहाँ पे 2 गुटों में बटा हुआ है। मेनली आप देखेंगे कि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो जो सुन्नी वर्ल्ड है मुस्लिमों का, उसमें आप देखेंगे कि हमेशा तुर्की है जिसका अब नाम जो टर्की था वो तुर्की हो चुका है। तो तुर्की हमेशा लीड करने की कोशिश करता है मुस्लिम वर्ल्ड को। वो चाहता है कि हम मुस्लिम देशों के रहनुमा हो जाएं और
उसको लीड करे, और वहीं उसके अगेंस्ट में ईरान रहता है जो शिया मेजॉरिटी का नेशन है, जो चाहता है कि हम मुस्लिम नेशंस को सबको लीड करें। तो ये एक वेस्ट एशिया में पॉलिटिक्स चलती रहती है देशों में। मतलब वहाँ की पॉलिटिक्स ये है आम भाषा में कि जो तुर्की है वहाँ पे सुन्नी ज्यादा है, तो वो चाहते हैं हमारे वहाँ से कोई लीड करे सारी 57 कंट्रियों को। बिल्कुल। और जो ईरान है वहाँ वो चूंकि शिया मेजॉरिटी है वहाँ पे, तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि कोई शिया देश लीड करे। तो एक कंपटीशन कह सकते हैं चलता रहता निरंतर। आप देखेंगे सऊदी अरेबिया, बिल्कुल सऊदी अरेबिया भी एक सुन्नी मेजॉरिटी का नेशन है, यूएई भी है। तो ये सारे थोड़ा सा एक तरीके से ईरान और इनमें भी ये पॉलिटिक्स चलती रहती है, कंपटीशन चलता रहता है। अभी हाल ही में अयतुल्ला अली खामेनी, एक मिनट मैं अपनी बात को पूरा कर लूं कि जैसे इसके बाद जो 12 डेज वॉर हुआ, उसके बाद 2025 में ही आप देखेंगे कि लास्ट ईयर ईरान के सड़कों पर बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे लोग उतरे और आयतुल्ला खमैनी के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करना शुरू किए। और आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वायरल हुई वीडियोस, और आप देखेंगे वहाँ की जनता सरकार से नाखुश थी। ठीक है, वो काफी हैशटैग भी चला कि रिवॉल्यूशन, ईरान रिवॉल्यूशन 2025। बिल्कुल, इस तरह की चीजें थी और महिलाएं अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। और जो आप देखेंगे कि ईरान में काफी जो इस्लामिक वो है, शरिया है, उसकी रूल होती है, थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और इसके खिलाफ जो लोग डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, जो लोग इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं, जेंडर इक्वालिटी या फिर और भी सभी तरह की समानताओं में, या बोलने की आज़ादी है, ठीक है, तो इन सब को मानने वाले लोग मेजॉरिटी में आप देखेंगे कि वो इस रिजीम के खिलाफ थे और वो चाहते थे कि कोई ऐसा लीडर आए। जैसे आप देखेंगे 1979 से पहले शाह रज़ा पहलवी की जो गवर्नमेंट थी, पहलवी डायनेस्टी के ही लोग थे, मतलब एक सक्सेसर थे। तो उनका पलट के 1979 में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है और फिर आयतुल्ला खुमैनी पावर में आते हैं। ठीक है, इस पे मैं बात करूंगा, लेकिन अभी फिर अपने बैक टू द पॉइंट, पहले सवाल पे आते हैं जो क्रोनोलॉजी है। 2025 के बाद 2026 में जो अभी आप देख रहे हैं, अभी यूएस के बैक से इजराइल ने ईरान पे हमला किया, जो कि कई चीज़ों को लेकर था ये हमला, जिसमें रिजीम चेंज था। यूएस के जो लीडरशिप हैं, ट्रम्प है ना, जो लीडर हैं ट्रम्प, और यूएस की लीडरशिप कभी नहीं चाहती कि ईरान जो है न्यूक्लियर पावर स्टेट बने, और वो इसको रोकने के लिए और डेमोक्रेसी के लिए, जैसा कि यूएस हमेशा करता है देशों में कि डेमोक्रेटिक एक देता है कि मतलब डेमोक्रेसी लानी चाहिए या डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए, तो उसके खिलाफ ये यूएस और इजराइल मिलके ईरान के खिलाफ में ऑपरेशन रॉरिंग लायन या फिर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये दोनों ऑपरेशंस लॉन्च किए गए ईरान के खिलाफ। तो यहीं से आप जो अभी रिसेंट का मामलात हैं वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आयतुल्ला अली खामेनी साहब को मार दिया गया इस वॉर में, इजराइल यूएसए के जो कंबाइंड वॉर था, हमला था जो उनका, उसमें आयतुल्ला अली खामेनी साहब को मार दिया गया, जिसके बाद काफ़ी बवाल मचा। सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि अलग अलग कंट्रीज़ में देखने को मिला कि उनके अगेंस्ट, अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारी शोक सभाएं हुई। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक देश तक तो ठीक था, अगर वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं तो वहाँ के लोग नाखुश हुए या उनको बुरा लगा, वो नाराज़ हैं, वो गुस्सा है, तब समझ में आता है। लेकिन जो अलग अलग कंट्रीज़ में इसको लेकर काफ़ी विरोध हुआ, ये क्यों हो रहा है? और क्या, दूसरा मेरा सवाल इसी में कंबाइंड है कि क्या आयतुल्ला अली खामेनी साहब को मारना अमेरिका का पर्पस था या वो गलती से मारे गए, मतलब वो हमला करना चाह रहा था, बस डिस्ट्रॉय, कुछ
नुकसान पहुंचाना चाह रहा था जी ऐसा इसको देखिए। ठीक है, तो देखिए अर्णव जी, जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसको अगर देखा जाए तो जैसे एक तरीके से शिया मेजॉरिटी, शिया मुस्लिम्स जो हैं उनके कह सकते हैं कि धार्मिक गुरु या रिलीजियस लीडर कह सकते हैं आयतुल्ला अली खामेनी। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं दर्शकों को कि एक हुए 1979 में जो जिन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशन किया और शाह रज़ा पहलवी को टॉपल करके जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई, वो थे आयतुल्ला खुमैनी। ठीक है, तो खुमैनी जो थे अच्छा, कहा जाता है खुमैनी के बेटे हैं आयतुल्ला अली खामेनी। नहीं, ये सरासर गलत है। अच्छा, खुमैनी के बेटे बिल्कुल भी नहीं है। जब खुमैनी सुप्रीम लीडर बनते हैं ईरान के, तो उस समय जो अली खमैनी है, जिनकी अभी मृत्यु हुई है, वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, और जब 1989 में खुमैनी साहब की, या जो आयतुल्ला खुमैनी जो पहले फर्स्ट खुमैनी हुए सुप्रीम लीडर जो थे 1979 में, तो 10 साल तक वो सत्ता में रहे, और उनकी जब मृत्यु हुई तो इन्होंने उनका जगह ले लिया। हालांकि यहाँ पे इनको इंटरिम लीडर बनाया गया था, ये ध्यान रखने की चीज़ है। यहाँ पे इनको उनका सक्सेसर नहीं बनाया गया था, ये कहा गया था कि जब तक कोई अगला नहीं बनता है तब तक आप रहेंगे। अच्छा, ठीक है, ये सरासर एक तरीके से अज्ञानता है, या फिर कह सकते हैं कि जानकारी की कमी है कि अली खमैनी को उनका बेटा मान लेना, या फिर इसको एक तरीके से बहुत रिलीजियस एंगल देना, बिकॉज ये एक पॉलिटिकल एंगल था बिल्कुल भी। और अभी जब आप देखेंगे कि जो खमैनी की मृत्यु हुई है, जो अभी सुप्रीम लीडर थे, उन्होंने लास्ट ईयर ही 3 सक्सेसर को चुना है, जिसमें खुमैनी जो फर्स्ट थे उनके ग्रैंडसन भी हैं। अच्छा। ठीक है, जो कि अगले सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। हालांकि कुछ कंफर्म नहीं है, बिकॉज 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया खामेनी साहब के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि मतलब एक तरीके से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो एक धार्मिक भावनाएं हैं शियाओं की। हालांकि ईरान में आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोस वहाँ के लोकल जनता की आ रही है, इंडियंस को मॉक करते हुए कि भाई ईरान के जो लोग हैं वो वहाँ के खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि ये गवर्नमेंट, ये जो इस्लामिक रिजीम है वो हटे और डेमोक्रेटिक रिजीम आए, या फिर एक लिबरल रिजीम। आप एक टर्म यूज कर रहे हैं रिजीम, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, रिजीम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का फॉर्म है। अच्छा, ठीक है, गवर्नमेंट का फॉर्म, जैसे आप हमारा जो देश है भारत, वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है, इसको डेमोक्रेटिक रिजीम कह सकते हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ पे इस्लामिक रिजीम आया जो कि शरिया को फॉलो करता था, थियोक्रेटिक रिजीम था, जो कि ये मानता था कि जो शासन होना चाहिए देश पे, उसमें धर्म का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो इस्लाम धर्म के हिसाब से, इसीलिए वहाँ पे प्रेसिडेंट होने के साथ साथ सुप्रीम लीडर भी होता है। बिल्कुल, सुप्रीम लीडर होता है, और मोनार्कल जो पावर होती है वो सुप्रीम लीडर के पास होती है। बिल्कुल, सुप्रीम लीडर के पास होती है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि IRGC है। जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ तो IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, C फॉर आई डोंट नो, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, बट IRGC जो है वहाँ की एक आर्मी कह सकते हैं, वहाँ की फोर्स है, जो कि इसलिए बनाई गई थी, कॉर्प्स होता है, C फॉर कॉर्प्स। ठीक है, इसको ठीक है, तो ये वहाँ की फोर्स थी, एंड वो बेसिकली इसलिए बनाई गई थी कि वो वहाँ के पॉलिटिकल जो रिवॉल्यूशन हुई थी 1979 में, जिसको इस्लामिक रिवॉल्यूशन कहते हैं, ईरानियन रिवॉल्यूशन, तो उसको सिक्योर करने के लिए, साथ में अपने जो टेरिटरीज हैं, जो क्षेत्र हैं, एरिया है, देश के बॉर्डर्स हैं, उसको तो बनाया ही गया था, बट मेनली इस पर्पस के लिए बनाया गया था कि वहाँ की जो रिवॉल्यूशन हुआ है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन,
उसको बचाया जा सके और जो भी विद्रोह होता है उनके देश में उसको ख़त्म किया जा सके। आप देख सकते हैं कि जब पिछली साल जब जनता ने वहाँ पे आंदोलन करना शुरू किया था, तब से 50,000 ईरानियों को IRGC और ईरान की गवर्नमेंट ने मार डाला। अच्छा, 50,000 लोगों को 2025 में रिवॉल्यूशन हुआ था, वहाँ के लोग कर रहे थे। उस रिवॉल्यूशन को दबाने के लिए लगभग 40 से 50,000 लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए। और यहाँ पे इसीलिए बहुत सारे देशों का, डेमोक्रेटिक देशों का भी दबाव था कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, धर्म के नाम पे ये किया जा रहा है। तो इसलिए भी सरकार को कह सकते हैं कि इसमें बदलाव लाना होगा। ट्रंप का आप स्टेटमेंट देखेंगे बार बार, तो कई मतलब पिछले साल से ही कह रहे हैं कि ईरान के लोग वहाँ के जो रिजीम है उसको चेंज करें वहाँ के, ठीक है। तो चेंज वो कैसे करेंगे? ईरान आप देश में आप रह रहे हैं तो मैक्सिमम जो लोग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में या डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास करते हैं और जो लोग कैपेबल हैं, जिनके पास फाइनेंशियल कैपिटल है, सक्षम है जो लोग, तो वो देश छोड़ के जा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जो देश छोड़ के जा चुके हैं, ईरान को छोड़ के जा चुके हैं, वो कैसे वहाँ पे, और जो बचे कुचे हैं उनको उसी सिस्टम में रहना है, तो वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्रांति करना, गवर्नमेंट को चेंज करना, ठीक है। तो वो सिस्टम में रह के नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग जो चाह भी रहे थे, जैसा कि मैंने बताया कि पिछले साल प्रोटेस्ट हुए और उसको दबाया गया, तो उस लिए भी जो है बहुत सारे लोग जो है इस कह सकते हैं कि कट्टरपंथी जो सत्ता है उससे तंग आकर बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, ठीक है। तो ऐसी घटनाएं आमतौर पर देखी जा रही थी ईरान में। और जो IRGC है बैक उसका रहता था। और हालांकि आप देखेंगे बहुत आश्चर्य वाली बात है और लोगों को जानकर आश्चर्य भी होगा कि IRGC इज नॉट एन लाइक IRGC इज एन ऑफिशियल force of the Iran, but there is one more official force of Iran is Artish। अच्छा, आर्तिश जो है, आर्तिश नाम की जो फोर्स है वो ऑफिशियल वहाँ की गवर्नमेंट की फोर्स है। जैसे आप इंडियन आर्मी बोलते हैं ना, तो इंडियन आर्मी की तरह ईरान की एक आर्मी है जिसको आर्तिश कहते हैं, ARTESH। आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन कहीं भी आर्तिश का रोल यहाँ पे नज़र नहीं आता है, बिकॉज गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको दबा दिया जाए किसी ना किसी तरीके से। तो IRGC का रोल हमेशा ईरान में बहुत ज़्यादा रहा है। वो आप चाहे देखेंगे फॉरेन अफेयर्स में या फिर जो भी लड़ाइयाँ होती हैं इजराइल के खिलाफ या फिर और देशों के खिलाफ, तो आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक तरीके से ये वहाँ पे प्रोटेस्ट करने की भी आज़ादी नहीं है। जिस तरह भारत में हम लोग निकल लेते हैं झंडा डंडा लेके, पोस्टर बैनर लेके प्रोटेस्ट करने, हाँ चले नारा लगा दिए, इस तरह की चीज़ें जो भारत में होती हैं। और भारत में इतनी चीज़ें करने के बाद यहाँ तक कि कभी कभी वायलेंस भी हो जाता है, फिर भी उन लोगों को मारा नहीं जाता है। बिल्कुल, कभी कभी उनका 155 में चालान करके हटा दिया जाता है या फिर कुछ धाराएं लगती हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे भारत में बोलने की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 19 आप देखेंगे तो यहाँ पे है, सबको आज़ादी है, सबको। अच्छा, एक तरीके से यहाँ पे एक ये देखने को मिल रहा है, जो लोग ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई साहब के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे जी, वो प्रोटेस्ट करने की आज़ादी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ही भारत का सर्वोपरि है जो कि आज़ादी देता है। हाँ, ऊपर से वो यहाँ के लीडर भी नहीं थे, वो दूसरे जगह के लीडर थे, ईरान के लीडर थे, और उनके लिए हम अपने देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हमारे संविधान की ही बड़प्पन है, कहिए। बिल्कुल कह सकते हैं, ये हमारी संविधान के, हमारे देश की खूबसूरती है कि आप किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय से हैं, आप अपनी स्वतंत्रता, बिल्कुल आपको स्वतंत्रता है, आप प्रे कर सकते हैं और आप अपनी इमोशंस को जाहिर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है भारत। और यही चीज़ अगर ईरान में होता तो क्या पता उन 50,000 लोगों में और लोग जुड़ जाते। बिल्कुल, ये तो सही बात है, इससे हम वो नहीं कर सकते, बट फिर भी टू द पॉइंट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को लेके। अच्छा, ईरान ने जिस तरह अली खामनेई के जाने के बाद रिटेलिएट किया है, कुछ देशों पर हमला किया है,
इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ठीक है, तो देखिए ईरान ने जो रिटेलिएशन की है और अपने पड़ोस के मुल्कों पर, जो कि बहुत तरीके से ईरान के पार्टनर्स भी रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे आप देखेंगे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, जीसीसी जिसको कहते हैं, जीसीसी के देश सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान और बहुत सारे आस पड़ोस के देश उसके ईरान के ही पार्टनर्स हैं। बट ईरान ने रिटेलिएट किया इसलिए बिकॉज यहाँ पे यूएस के बेसिस थे, ठीक है, यूएस के बेस पर, मिलिट्री बेसिस पर। तो देखिए अर्णव जी, जो ईरान ने रिटेलिएशन किया है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है और इससे ना इजराइल का कुछ नुकसान होना है, ना यूएस का कुछ नुकसान होना है। इजराइल ने सऊदी, कतर, कुवैत, इन सारे देशों पर हमला इसलिए कर दिया है कि वहाँ पर यूएस बेसिस हैं, यूएस मिलिट्री बेसिस। ईरान ने किया है, ईरान ने हमला किया है कि यूएस के मिलिट्री बेसिस को तबाह कर दिया जाए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, इजराइल का हो या यूएस का हो। इवन यहाँ पे जो उनके पार्टनर्स हैं जो कि जीसीसी के मेंबर्स भी हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, ठीक है, वो उनके ऊपर ही हमला है, एक तरीके से उनके पार्टनर्स के ऊपर ही हमला है। और इसको स्ट्रैटेजिक एब्सर्डिटी मैं कहूँगा। आप देखेंगे फरीद ज़कारिया नाम के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस मूव को, ईरान के इस मूव को स्ट्रैटेजिक, एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बताया है कि ईरान का ये जो मूव है वो बहुत ही गलत है और स्ट्रैटेजिकली ये बहुत ही वेस्ट है। नहीं तो इस बीच काफ़ी सुनने को मिला कि सऊदी ने ईरान का साथ नहीं दिया, सऊदी ने कुछ नहीं बोला, इस तरह की बातें सामने आई। देखिए सऊदी ईरान का साथ कभी नहीं दे रहा था, क्योंकि सऊदी एक यूएस का अलाई है, कह सकते हैं। यूएस का सपोर्ट हमेशा से ही सऊदी को रहा है और बिकॉज जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये लोग कॉम्पिटिटर्स हैं इस रीजन में, वेस्ट एशियन नेशंस में, तो इसलिए भी आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं, इसलिए भी ये लोग नहीं चाहते, ठीक है। अगर ईरान अगर एक न्यूक्लियर स्टेट बन जाता है तो सऊदी अरेबिया को भी खतरा है, इसलिए सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि ईरान, यहाँ इवन वहाँ के मोस्ट ऑफ द नेशंस नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर कैपेबल हो या न्यूक्लियर आर्मामेंट या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप कर पाए, ठीक है। तो इवन ईरान का एक और मूव बहुत ही गलत है, जो कि साइप्रस और तुर्की जैसे देशों पर अटैक करके है, क्योंकि ये एशिया में तो इन्होंने अटैक किया ही, साथ में यूरोपियन देशों में भी अटैक कर दिया, जो इस वॉर को और एक्सटेंड करता है, इसके रीजन को और एक्सटेंड कर देता है, बढ़ा देता है कि जो अब एशिया में हो रहा था वो अब यूरोप में भी जा रहा है, ठीक है। यूरोपियन देश भी अब आ गए हैं इसमें शामिल, मतलब उनको मजबूरी में होना पड़ेगा क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि खतरा है, ठीक है। तो इसलिए भी अब ये ईरान का मूव गड़बड़ मैं समझता हूँ, स्ट्रैटेजिक एब्सर्डिटी इसको मैं मानता हूँ। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है पृथ्वी जी, क्या वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर है या सारी पावर एक के पास चली गई है, वही सुपर पावर है? देखिए इसका सिंपल मैं ये कहूँगा कि इस समय का वर्ल्ड भी एक यूनिपोलर वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो यूनिपोलर है और इसमें जो सबसे ताकतवर देश है वो यूएस ही है, यूएस की सुपरमेसी है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब ईरान पे हमला हुआ तो उसके साथ कोई भी देश नहीं खड़ा हुआ, इवन रशिया एंड चाइना भी इस तरीके से नहीं खड़ा हुआ उसके साथ। रशिया से जब पूछा गया कि आप ईरान के साथ क्यों नहीं आए, तो उनका ये कहना था कि ईरान ने कभी इस चीज़ के लिए पूछा ही नहीं, और दूसरी चीज़ वो इसका कभी रशिया के साथ कोई ऐसा पार्टनर भी नहीं है। चाइना का जो गेम है वो थोड़ा सा अलग है, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, और हालांकि इवन कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं यूएस के खिलाफ चाइना के द्वारा, लेकिन ये दोनों भी बहुत ही संभल कर चल रहे हैं। इवन आप देखेंगे कि डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मिलिट्री अपने मिलिट्री को भेज के, जैसे यूएस भेज देता है कि
चाइना एंड रशिया का आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि जो रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा है उसमें रशिया मोस्ट ऑफ द टाइम अपने सोल्जर्स को नहीं भेजता। ठीक है, आप देखेंगे कि वो प्राइवेट मिलिशियास को लेके लड़ रहा है, वैगनर ग्रुप को आगे भेज रहा है लड़ने के लिए, और उसको फायदा भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस सिचुएशन को आप देखते हुए कह सकते हैं कि यूएस सुपर पावर है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि प्रोफेसर जॉन मेयरशायर हुए हैं और उन्होंने ऑफेंसिव रियलिज्म को एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि जो देश मतलब कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो किसी चीज़ का वेट नहीं करते, वो जाते हैं और उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं फोर्सफुली। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यूएस को अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो उस देश की गवर्नमेंट को बदल के वहाँ के उसके भी बेनिफिट्स कहीं ना कहीं हैं। वो प्रो यूएस जो भी है, ज़रूरी नहीं है कि प्रो यूएस वहाँ का सुप्रीम लीडर बने या फिर ऐसा कोई मतलब टॉप लीडर बने ईरान में, बट ये चाहता था, यूएस के स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स थे ईरान में, वो नहीं चाहता कि न्यूक्लियर कैपेबल हो ईरान। और लास्ट ईयर भी आप देखेंगे कि जो 12 डेज वॉर हुए उसमें भी बहुत सारे जो न्यूक्लियर साइट्स थे उसको ध्वस्त किया गया था इजराइल द्वारा। ठीक है, तो ये है। अच्छा, इसमें क्या है, अब एक और सवाल है कि जो आम लोग हैं, मतलब जिनको इनसे ज़्यादा मतलब नहीं है लेकिन फिर भी देख रहे हैं एंटरटेनमेंट के पर्पस से, या उनको देखने में इंटरेस्ट आ रहा है ये सब चीज़ें, उनके मन में एक सवाल आ रहा है कि सारे देश इन्वॉल्व हो रहे हैं लेकिन नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन, वो क्यों इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी पावरफुल हैं। तो वो लोग ऐसे हंसी हंसी में कह दे रहे हैं कि अगर किम जोंग यून होता तो ऐसा ना होता। इस तरह की बातें मैंने भी वो रील्स देखी और फनी है, बट ये एक मतलब प्रैक्टिकल बात नहीं है। अच्छा, आप उसको फनी तौर पे ले सकते हैं बट प्रैक्टिकल बात नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया बहुत ही साइड में है और उसका डायरेक्ट इससे मतलब कोई कनेक्शन नहीं है। तो नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम उन-जुंग, इसमें नो डाउट कि वो पावरफुल हैं, न्यूक्लियर कैपेबल है कंट्री हैं, लेकिन उनका इन्वॉल्व होना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल जो हम सबसे जुड़ा हुआ है और आपसे भी जुड़ा हुआ है कि इंडिया का इस वॉर में या ईरान, इजराइल, यूएसए के बीच क्या फ़ायदा होगा भारत का? देखिए, वॉर से तो इंडिया का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, बिकॉज इंडिया का नुकसान ही होगा। वो इसलिए होगा कि ईरान में इंडिया ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, डेवलपमेंट के इन्वेस्टमेंट किए हैं, स्ट्रेटेजिक तौर पे भी ईरान भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप देखेंगे चाबहार पोर्ट पे लगभग 500 से 600 मिलियन डॉलर्स ये प्रपोज्ड हैं कि वहाँ पे लगने हैं चाबहार पोर्ट, और वहाँ से रेल जो जाहिस्तान वो मार्ग है उसको डेवलपमेंट के लिए, और बहुत सारे रेल नेटवर्क्स पोर्ट को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टेड हैं, जो कि इस वॉर से हमारे लिए इस वॉर से नुकसान ही होगा। एक और तरीका, एक और वजह से ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि ईरान जो है पाकिस्तान को बाईपास कर देता है इंडिया के गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट को यूरोप और यूरोप में कनेक्ट करने के लिए, सेंट्रल एशियन रीजन से कनेक्ट करने के लिए, और आप देखेंगे रशिया से भी कनेक्ट करने के लिए। आप देखेंगे 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया और ईरान को जोड़ते हैं। एक आईमेक जो कि अभी रिसेंटली G20 में 2023 में लॉन्च हुआ था, जिसका फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ठीक है, जो कि इंडिया से होते हुए मिडिल ईस्ट यानी यही वेस्ट एशिया को कनेक्ट करते हुए ईरान के थ्रू होके जाता, जो कि बहुत ही शॉर्ट रूट पड़ता, कॉस्ट एफिशिएंट होता और कम समय में हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो हो पाता। ठीक है। दूसरा है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि रशिया और इंडिया से मतलब जो ट्रांसपोर्ट का मीन है वो होके रूट है जो वो बनता है। जो कि बहुत ही
छोटा पड़ता है। इसका ऑप्शन जो अल्टरनेटिव होता है वो केप ऑफ गुड होप से यानी साउथ अफ्रीका से होके आप जाएं, जो कि बहुत लंबा पड़ता है, या फिर आप मलक्का स्ट्रेट से होके जाएंगे, साउथ चाइना सी से होके आप उधर जाएंगे, तब जाके आप रशिया तक पहुंच सकते हैं। तो INSTC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड IMEC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज वेल। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ईरान और ईरान का वॉर में ना जाना भारत के लिए एक तरीके से वॉर में जाना नुकसानदायक है हमारे लिए। ठीक है। तो इंडिया के लिए एक थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक कह सकते हैं कि चाबहार पोर्ट पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे जो भी हैं मिलिट्री जो फायदे हैं वो अगर ईरान से हो रहे हैं तो हम पाकिस्तान को इजीली टैकल कर सकते थे। बट अभी क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, कुछ समय के लिए ये उस पर रुक जाएगा। और वैसे भी इंडिया की जो पॉलिसीज थी और जो डेवलपमेंट्स थी वो थोड़ी स्लो ही चल रही थी। अच्छा, है ना। तो और ये डिले होगा इस वॉर की वजह से। तो कुल मिला के इंडिया के लिए एक फ़ायदेमंद सिचुएशन नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है, मुझे लगता है कि काफ़ी सवाल हो गए और आपने काफ़ी अच्छी तरीके से दर्शकों को हमारे जवाब भी दिया। मैंने पूरी कोशिश की। उन सारे सवालों का जो देखने वालों के मन में चल रहे थे, उसके अलावा पूरे देश में ये सवाल चल रहे हैं कि क्या ईरान इजराइल का वॉर वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है, भारत को क्या फ़ायदा है, सऊदी अरब पर हमला क्यों हुआ, अमेरिका क्या सुपर पावर है और अगर है तो क्यों ऐसा कर रहा है। इस तरह के तमाम जो सवाल थे वो आपने बखूबी बताएं और जवाब भी सबका बहुत अच्छे से दिया। इतना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ऐसा मौका दिया मुझे और उम्मीद करता हूँ कि दोबारा मैं ऐसे ही जो पॉलिटिकल मुद्दे और डिफेंस से रिलेटेड मुद्दे पर मैं आपके समक्ष और आपके दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद ये पॉडकास्ट देखने के लिए। बिल्कुल, हम याद करेंगे आपको जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी आपकी, और राष्ट्रीय सुरक्षा कोई भी मामला पड़ेगा या रक्षा से जुड़ा कोई मामला पड़ेगा तो हम बिल्कुल याद करेंगे आपको। बहुत शुक्रिया आपका। आपको इनके जवाब कैसे लगे, आपकी क्या राय है ईरान इजराइल वॉर पर, इसके अलावा भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं, भारत में चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, अमेरिका के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए, ख़ास तौर से इस तरह का पॉडकास्ट देखने के लिए मुझसे जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। बहुत शुक्रिया।